फॉर आदर्श घोटाला, बी फॉर बोफोर्स घोटाला, सी फॉर कोयला घोटाला। पूरी एबीसीडी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पहचान बन गई है। तो उसके लिए नीचे लिखा होता है आरएसवीपी यहां बताना। आज हिंदुस्तान की राजनीति में भी ये आरएसवीपी का खेल चल रहा है। मां बेटे की सरकार ने ऐसा मॉडल दिया कि जेब में 1 लाख रुपया है और 4 साल में 300 करोड़ हो जाते हैं। और राहुल एस, सोनिया बी, बड़ा पी, प्रियंका। कभी एबीसीडी, कभी आरएसवीपी, कभी द से देश तो क से कौआ, ब से बस भी तो करिए। ये है 2014 के चुनावी वचन। इस बार कुछ इसी अंदाज में लड़ी गई चुनावी जंग। चुनाव प्रचार की शुरुआत विकास की राजनीति से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे नेताओं के वचन बदलते गए। सांप्रदायिकता, जाति और एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोपों को नेताओं ने अपना चुनावी हथियार बनाना शुरू कर दिया। जहां भी ये जाएंगे गुस्से की राजनीति करेंगे, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देंगे। उन्होंने कहा मोदी गुस्से की राजनीति करते हैं। देश का मीडिया मेरे सामने है, हिंदुस्तान पूरा सुन रहा है। मैं चाहता नहीं था, लेकिन मजबूरन अमेठी की धरती पर मुझे आज कच्चा चिट्ठा खोलना पड़ रहा है। खोलो, पूरा खोल दो। एक भी शब्द इधर उधर किए बिना बताता हूं, व्यक्तिगत टिप्पणी किए बिना सिर्फ हकीकतें बताता हूं। निर्णय आप कीजिए। आप कहते हैं राहुल भैया राजीव जी के कदमों पर चलते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, गुस्से की राजनीति कौन करता है। कुछ साल पहले जब राजीव गांधी राहुल गांधी से भी छोटी उम्र के थे और कांग्रेस पार्टी के महासचिव थे, और श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ये एक पार्टी के महासचिव थे। वह हैदराबाद गए, एक पार्टी के महासचिव को रिसीव करने के लिए आंध्र के मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर आए, और पता नहीं राजीव गांधी का गुस्सा ऐसा भड़क गया, आंध्र के चुने हुए मुख्यमंत्री उससे उम्र में डबल थे, अंजैया जी, उनको एयरपोर्ट पर इन्होंने डांटा, अपमानित किया, गुस्सा किया। एयरपोर्ट पे भरी पब्लिक के बीच अंजैया जी आंख में आंसू निकल आए। ये गुस्से की राजनीति कौन करता है बताइए। राजीव गांधी पर नरेंद्र मोदी के इसी बयान से नाराज प्रियंका ने उन पर नीच राजनीति का आरोप लगाया, जिसे बाद में सोनिया गांधी ने भी दोहराया। श्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए राजीव जी की शहादत के 23 साल बाद जिस तरह निंदा की, उसे ओछा नहीं कहें तो क्या कहें। मैं तो यही कहूंगी कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उन्हें इस महान देश की संस्कृति, मर्यादा और उदारता की परंपरा का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नीच सोच और बातें उन्हें और देश की राजनीति को शोभा नहीं देती। आप मेरी जाति पे गाली देने पर उतर रहे। आपने ये कह दिया ये नीच की राजनीति है। भाइयों बहनों, मैं इस बात का तो इनकार नहीं कर सकता हूं कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरे भाइयों बताइए, क्या
नीची जाति में पैदा होना ये गुनाह है क्या? यूपी और बिहार जिसको लेकर मोदी की सबसे ज्यादा नजरें हैं, वहां पर बीजेपी को भी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि जातिवाद को तोड़ पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में जब प्रियंका का बयान आया तो मोदी के लिए ये सोने में सुहागा जैसा था। कहीं ना कहीं बड़ी चतुराई से उन्होंने प्रियंका गांधी के बयान को अपनी खुद के निजी जीवन से जोड़कर उस जातिवाद को तोड़ने की भी कोशिश की और उस जातिवाद के तहत ओबीसी वोट पर और दूसरे वोटों पर एक तरह से हम कह सकते हैं अपनी पकड़ को बनाने में अपनी वहां सेंध लगाने की भी कोशिश की। चुनावी अभियान की शुरुआत से एक तरफ नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर हमले की कमान संभाले हुए थे, तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी मोदी को निशाना बना रहे थे। लेकिन आखिरी दौर में नरेंद्र मोदी पर हमले की कमान संभाली प्रियंका गांधी ने। ये भारत देश है, इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है, इसे चलाने के लिए दरिया जैसा दिल चाहिए। इसे चलाने के लिए सत्ता का क्रूर बल नहीं, एक नैतिक शक्ति चाहिए। इसे चलाने के लिए अपनी क्षमताओं का खोखला बाहरी प्रदर्शन नहीं, एक भीतरी दृढ़ता चाहिए, एक ऐसी दृढ़ता जो देश की संस्कृति के लिए, उसे बचाए रखने के लिए मर मिट जाने को तैयार करे। दरअसल प्रियंका गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच जुबानी जंग की शुरुआत तभी हो गई थी जब नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा को घेरा था। शैलजा जी ने कहा कि देश को एक चौकीदार नहीं चाहिए, देश को तो 125 करोड़ देशवासी चौकीदार होने चाहिए। मैं जरा शाहजादे जी को पूछना चाहता हूं, ये जो आप 125 करोड़ चौकीदार खोजने वाले हो, उसमें आपके जीजाजी भी चौकीदार होंगे क्या? मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं, मुझे दुख होता है। दुख अपने लिए नहीं है, इस बात का नहीं है कि आप किसी को जलील कर रहे हो और सच्चाई आगे नहीं आ रही है। इस बात का नहीं है कि मैं अपने बच्चों को रोज समझाती हूं कि एक दिन सत्य आगे आएगा, क्योंकि मैंने इंदिरा जी से सीखा था कि जब सच्चाई दिल में होती है, जब दिल का इरादा सही होता है, तो एक कवच बन जाता है छाती के अंदर। जितना जलील करते हैं उतना मजबूत बनता है। प्रियंका गांधी को लगा कि उनके पति पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर शायद उनको तब सामने आना चाहिए और हेड ऑन लेना चाहिए, और तब प्रियंका गांधी को यह भी लगा होगा कि अगर वो इस तरह की बातें कहेंगी कि रॉबर्ट वाड्रा उनके पति पर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो उसमें जनता के बीच में एक मैसेज जाएगा और शायद बीजेपी अपनी उस लाइन को फिर बदलने की कोशिश करेगी। तो एक ये वजह हो सकती है कि प्रियंका गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा वाला के मसले को उठाकर बीजेपी पर हमला करना शुरू किया। रॉबर्ट वाड्रा एक कारण है, लेकिन प्रियंका शायद राहुल से ज़्यादा तेज पॉलिटिक्स करती हैं और ज़्यादा तीखे ढंग से चीज़ों को समझती और बोलती हैं, और संभवतः बेहतर नेता भी होती हैं, ये कई लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ इसी कारण को नहीं मान सकते, लेकिन एक कारण बड़ा उसमें रॉबर्ट वाड्रा का आ जाना भी है, उसके वजह से भी ये तीखापन और बढ़ा। 2014 के चुनाव में अमेठी की लड़ाई काफी दिलचस्प हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी राहुल गांधी को टक्कर दे रही हैं। यही नहीं, नरेंद्र मोदी ने खुद राहुल गांधी के गढ़ में घुसकर उन्हें ललकारा। अमेठी से ये शुरू करना चाहता। वहीं गांधी परिवार की तरफ से प्रियंका अमेठी और रायबरेली के मोर्चे को संभाल रही थी। हम जानते हैं कि अगर आपने ये प्रेम हमें नहीं दिया होता तो हम यहाँ आपके सामने खड़े नहीं हो सकते। हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं, जो दिया है वो इस देश की जनता ने दिया, और
जो दिया है अमेठी की जनता ने दिया है। आपसे बढ़कर, और मैं ये कहूंगी कि आपसे बढ़कर, खास तौर से अमेठी की जनता से बढ़कर कोई नहीं है हमारे लिए। यहाँ मेरा और आपका पारिवारिक रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। जब मैं 12 साल का था तब मैं यहाँ पहली बार आया था। 40 साल में इस परिवार ने 3 पीढ़ियों के सपनों को चूर चूर कर दिया है। मैं नई पीढ़ी की आंखों में सपने संजोने के लिए आया हूं दोस्तों। आपके सपने मेरे सपने बने, इसलिए मैं आया हूं भाइयों। मैं हैरान हूं भाई, ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार देखिए। उनका एक नेता ये कहने की हिम्मत करे, स्मृति ईरानी है कौन? मैं बताता हूं कौन है। मेरी छोटी बहन है। मैं बताता हूं, 40 साल इस भूमि को आपने बर्बाद किया है। और यहां पर हमें लगता है कि चूंकि कुमार विश्वास चुनाव मैदान में थे, चूंकि कुमार विश्वास और केजरीवाल एक बड़ा मुद्दा बना रहे थे कि ऐसा लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस की आपस में सेटिंग हो गई है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई बड़े नेता को उतारते नहीं है, तो ऐसे में मोदी को लगा होगा कि पहले स्मृति ईरानी को चुनाव मैदान में उतारा जाए और उस बहाने उन्हें फिर यह लगा होगा कि जो वो राहुल गांधी पर हमले करते रहे हैं, जिन्हें शहजादा कहकर संबोधित करते रहे हैं, उन पर शायद उनके हमले और ज्यादा तीखे होंगे और राहुल गांधी को कुछ और समय अमेठी में गुजारना पड़ेगा, जिससे उनका जो कांग्रेस का चुनाव प्रचार है उसमें कोई ना कहीं असर पड़ेगा। जब उनको पूछा गया बिजली, सड़क, पानी, तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, केंद्र सरकार तो क्या कर सकती है, ये राज्य सरकार नहीं करती है। वाह, सफेद झूठ। नहीं, आपकी तो राज्य सरकार से ऐसी दोस्ती है कि आपके लिए वो उम्मीदवार भी नहीं खड़े करते हैं। और जब काम की बात आए और उन्होंने इतनी आपकी मदद की, जरा कम से कम बाप बेटे की सरकार का धन्यवाद तो कर देती कि भाई चलो आपने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, अच्छा गया, इतना तो कर देती। देखिए, ये इनकी भी कभी इज्जत नहीं करते। आप मुझे बताइए, मैं आपको विश्वास से कहता हूं भैया, हमारे राजनीतिक विरोध है, सपा से भी है, बसपा पे भी है। यहां सपा के भी एमएलए हैं, बसपा के भी एमएलए हैं, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं, कल अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मेरी छोटी बहन यहां से एमपी बनेगी और मैं यहां पर किसानों के लिए पानी का प्रबंध की योजना लाऊंगा और मैं मुलायम सिंह को कहूंगा कि भैया इस काम में मदद करो। मैं दावे से कहता हूं वो मुझे 100% मदद करेंगे। हमारा राजनीतिक विरोध है लेकिन मदद करेंगे। क्यों? भाई यहां का भला करती दिल्ली सरकार करती है तो क्यों रोकेंगे? अरे इतना ही नहीं, यहां के सपा के, बसपा के पांचों एमएलए, अगर मैं कहूंगा कि मेरी बहन वहां एमपी है, मुझे ये काम वहां करना है भलाई के लिए, वो कहेगा आप चिंता मत करो, मेहनत मैं करूंगा, आप लाइए। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। सारे गांव में बिजली के खंभे गड़वाए गए। ये सच है कि बिजली की थोड़ी असुविधा है। इसके लिए सोनिया जी ने भी मुलायम सिंह जी से बात की थी। उन्होंने भेजी भी थी बिजली, क्योंकि बिजली भेजने का काम प्रदेश सरकार का होता है। केंद्र की तरफ से हम खंभे गड़वा सकते हैं, तारे डलवा सकते हैं। उन्होंने बिजली भेजी तो कुछ और विपक्षी दलों ने मुकदमा किया इलाहाबाद में कि इन दो क्षेत्रों में क्या खासियत है रायबरेली अमेठी में कि यहां पे बिजली मिलनी चाहिए। उसी वजह से रुका है। आज उन्हीं राजनीतिक दलों के उम्मीदवार यहां आकर ये नौटंकी करते हैं कि बिजली नहीं है, राहुल जी का क्षेत्र है। यहां आया हूं बदलाव की राजनीति के लिए। हम बदलाव नहीं चाहते, हम बदलाव चाहते हैं। और मेरा भरोसा मेरी ये छोटी बहन पर है। भाइयों बहनों, हर एक को अपनी बहन पे भरोसा होगा। मुझे इस मेरी बहन पे ज्यादा भरोसा है।
क्योंकि 1 महीने पहले भेजा मैंने, तब तक उनको अमेठी किस कोने में है मालूम नहीं था। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं दावा करता हूं, 40 साल से जो परिवार आपसे नाता जोड़ने की बातें करता है, मैं मीडिया के मित्रों में दम हो तो एक काम करके दिखाएं, एक काम करके दिखाएं। एक तरफ मेरी छोटी बहन को खड़ी कर दें और बगल में राहुल भैया और पूरे परिवार को खड़ा कर दें, पूरे परिवार को। और सिर्फ पूछिए उनको, अमेठी लोकसभा क्षेत्र के गांवों के नाम पूछिए, और कुछ नहीं, सिर्फ गांवों के नाम पूछिए। मैं दावे से कहता हूं, अगर स्मृति ईरानी 100 गांवों के नाम बोल पाएगी, ये पूरा परिवार 10 गांव के नाम नहीं बोल पाएगा। बड़े बड़े सक्षम नेता राहुल जी का मजाक उड़ाते हैं, कभी उन्हें नमूना कहते हैं, कभी उनकी तुलना किसी हास्य अभिनेता के साथ करते हैं, कभी उनको शहजादे कहते हैं। तो मेरे मन में ये बात आती है कि आपने तो प्रधानमंत्री बनने की आस रखी हुई है, आस बनाई है, लगाई हुई है, तो इस बचपने में क्यों पढ़ते हैं? उस पद की गरिमा को पहचानिए, जनता को बताइए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या करने वाले हैं आप। विकास की बातें करते हैं, नौजवानों की रोजगार की बातें करते हैं, तो बताइए रोजगार कैसे दिलवाएंगे? जनता तो ये सब जानना चाहती है ना। तो अगर आप उनका घोषणा पत्र पढ़ेंगे, आधे घोषणा पत्र में तो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र से नकल की गई है, कुछ नया नहीं है उसमें। प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में ही रही, लेकिन इस चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाई तो वाराणसी से लड़ी जा रही है। नरेंद्र मोदी खुद वहां मैदान में है। भाइयों बहनों, मैंने काशी में नहाया हूं, शायद मेरा कोई न कोई आपसे पुराना नाता है जिसने मुझे फिर से आपसे जोड़ा है। यहां मैं एक ही बात लेकर के आया हूं, और वो बात है विकास। मुझे विकास के सिवाय मेरा कोई एजेंडा नहीं है भाई। और मुझे विकास क्यों करना है, मुझे विकास क्यों करना है, इसका कारण है भाइयों बहनों, आप भारत माता का चित्र देखिए, हिंदुस्तान का नक्शा देखिए, आप देखेंगे कि एक तरफ भारत मां का पश्चिमी छोर है, दूसरी तरफ भारत मां का पूर्वी छोर है। पश्चिमी इलाके में केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है, सारा इलाका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। लेकिन पूर्व की तरफ देखिए, ये मेरा उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल है, उड़ीसा है, बिहार है, बंगाल है, आसाम है, नॉर्थ ईस्ट है। और जरा देखिए, ये अपनी भारत मां की तरफ देखिए, पश्चिम की तरफ तो कोई न कोई आर्थिक गतिविधि दिखाई दे रही है, कुछ न कुछ तो विकास नजर आ रहा है। मेरे भारत मां की एक भुजा तो मजबूत दिखती है, लेकिन मेरे भारत मां की ये पूर्व की भुजा दुर्बल है। मेरा पूर्वांचल दुर्बल है, मेरा काशी क्षेत्र दुर्बल है, मेरा बिहार दुर्बल है, मेरा पश्चिम बंगाल दुर्बल है, मेरा आसाम दुर्बल है, मेरा नॉर्थ ईस्ट दुर्बल है, मेरा उड़ीसा दुर्बल है। आप मुझे बताइए, क्या भारत मां की एक भुजा अगर दुर्बल होगी तो कभी भारत माता मजबूत होगी क्या? भारत माता महान बनेगी क्या? और इसलिए भाइयों बहनों,
मेरे मन में एक सपना है। जैसे पश्चिमी हिंदुस्तान में कुछ न कुछ चल रहा है, उससे ज्यादा ये हमारे पूर्वी हिंदुस्तान में चलना चाहिए। यहां विकास होना चाहिए। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में था और वहां मुझे एक पोस्टर दिखाई दिया। उस पे मोदी जी का चेहरा था, उस पे लिखा था, महिलाओं को मैं शक्ति दूंगा। ऐसे महिलाओं को मैं शक्ति दूंगा। मैं, हम नहीं, मैं। आते हैं आपके पास, ऐसे आते हैं आपके पास, भाषण शुरू करते हैं और आपको कहते हैं 60 साल से आप लोगों ने कुछ नहीं किया। 60 साल से हिंदुस्तान सो रहा है, 60 साल से कुछ नहीं हुआ। हिंदुस्तान के मजदूर से कहते हैं, किसान से कहते हैं, इन महिलाओं से कहते हैं, तुम लोग कौन हो, तुमने क्या किया। 60 साल हिंदुस्तान सो रहा था, नींद आ रही थी हिंदुस्तान को। अमेरिका का राष्ट्रपति समझ गया, वो घबरा रहा है कि भाई हिंदुस्तान खड़ा हो गया। हिंदुस्तान के किसान ने, मजदूर ने, छोटे बिजनेसमैन ने, उद्योगपति ने, महिलाओं ने हिंदुस्तान को खड़ा कर दिया। शेर जैसे हिंदुस्तान खड़ा हो गया है। और मोदी जी आपके पास आते हैं और आपको कहते हैं, आपने कुछ नहीं किया, मुझे चौकीदार बनाओ और मैं करके दिखाऊंगा। कहते हैं मोदी जी को चौकीदार बनाओ, देश में 60 साल से कुछ नहीं हुआ, मोदी जी करके दिखाएंगे। महिलाओं को कहते हैं, आप में कोई शक्ति नहीं है। आम आदमी पार्टी जीत रही है, भारी बहुमत से जीत रही है। नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं। अब सारा बनारस ये कहने लग गया है कि जिस व्यक्ति के पास चुनाव के पहले वोट मांगने आने का टाइम नहीं है, केवल 2 घंटे के लिए आए, हेलीकॉप्टर से आए और हेलीकॉप्टर से चले गए, वो चुनाव के बाद हमारी क्या सेवा करेगा। तो लोग कह रहे हैं इस बार जमीनी आदमी को वोट देना चाहते हैं, ये हवाई राजनीति बंद करना चाहते हैं। ये लखनऊ में तो तू मैं करते हैं और दिल्ली में जाकर के सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों एक ही थाली में खाना खाते हैं। और दिल्ली वाली मैडम उनको परोसती है। आप देखिए पूरे चुनाव में ये तीनों लोग क्या बोलते हैं, क्या तीनों में से एक भी पार्टी महंगाई के लिए बोल रही है? बोल रही है? तीनों में से एक भी पार्टी भ्रष्टाचार पे बोल रही है? तीनों में से एक भी पार्टी किसानों के लिए बोल रही है? तीनों में से एक भी पार्टी नौजवान के रोजगार के लिए बोल रही है? तीनों क्या बोल रहे हैं? एक ही बात बोल रहे हैं, मोदी रोको, मोदी रोको, रोको रोको भाई मोदी रोको, रोको रोको भाई मोदी रोको। बीजेपी ने इस पूरे चुनाव को प्रेसिडेंशियल चुनाव के रूप में पेश करने की कोशिश की और पूरी हिंदुस्तान की जितनी राजनीतिक पार्टियां, उनमें से सिर्फ एक बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने अपनी तरफ से नरेंद्र मोदी को अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के रूप में घोषित किया। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ या नरेंद्र मोदी सबके निशाने पर हो गए थे, सारी पार्टियों के, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी सभी बड़ी पार्टियों के नेताओं को अपने निशाने पर ले रहे थे। यह चुनाव उस माहौल में हुआ जब भ्रष्टाचार लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने विकास और सुशासन का नारा उछाला, वो भी ऐसे वक्त पर जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने भी नहीं थे। मैं जब गुड गवर्नेंस की चर्चा करता हूं तो मैं अपने मॉडल की बात करता हूं तो मैं कहता हूं P2G2, प्रो पीपल गुड गवर्नेंस। आमतौर पर हमारे यहां शासन फायर फाइटर का काम करता है। समस्याएं हुई, शासन उसको फॉलो करता है, दौड़ता है, रास्ता खोजता है। मित्रों, शासन का काम है स्थितियों को विजुलाइज करें,
नए आयामों की खोज करें, स्थितियों बदलने का संकल्प करें और उसके अनुकूल नई व्यवस्थाओं को विकसित करें। नरेंद्र मोदी देखिए पिछले कई सालों से गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो उपलब्धि के नाम पे गुजरात की बात करते हैं। उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि गुजरात एक विकसित प्रदेश है और गुजरात में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत के जो दूसरे प्रदेशों में उसको अग्रणी बनाती है। तो उसी बात को बार बार हाईलाइट करके वो उसमें अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं, जनता को बताना चाहते हैं कि जो गुजरात में हुआ वो पूरे देश में होगा। हमने कृषि पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन हम टिक गए क्योंकि हमने कृषि के साथ पशुपालन का महात्म्य बढ़ाया। हमने श्वेत क्रांति पर बल दिया, दूध उत्पादन पर बल दिया और उसका नतीजा ये है आज दिल्ली में भी ये बड़े बड़े मेहरबानों को जब चाय बनानी होती है ना तो दूध गुजरात का आता है। हमने पशुपालन उद्योग को इतना बल दिया, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की रिक्वेस्ट पर हमने वहां अमूल का काम शुरू किया है। हमने हरियाणा में अमूल का काम शुरू किया है। उसके कारण पहले जिस किसान को दूध का 15 रुपया 18 रुपया मिलता था, जहां जहां हमारा अमूल पहुंचा है वहां किसान को दूध का 35 रुपया 40 रुपया मिलना शुरू हुआ है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि गुजरात को हमने मॉडल दिया है विकास का। गुजरात का मॉडल इन्होंने दिया, बीजेपी के नेताओं ने दिया। मगर जब मैं 7 साल का था दिल्ली में, मैं ट्यूशन करने जाता था तो मुझे अमूल का वहां पोस्टर दिखाई देता था। अरे यार ये हो क्या रहा है भैया? अमूल को इन महिलाओं ने खड़ा किया, पटेल जी ने खड़ा किया, गुजरात को एक प्रकार से कोऑपरेटिव मॉडल ने खड़ा किया। और अगर इसको किसी ने बनाया है, कोऑपरेटिव मॉडल जिसको गुजरात मॉडल कहते हैं, तो गुजरात की महिलाओं ने अपने खून और पसीने से बनाकर दिया है। अमूल 1953 में शुरू हुआ था, तो अमूल जो है वो एक नेशनल प्राइड का इश्यू है। तो उसको इस कॉन्वर्सेशन में आप जब जोड़ते हैं तो वो प्राइड का एक तो मिलता है ना, उसकी एक झांकी आपके ब्रांडिंग में भी आती है। और गुजरात में एंटरप्राइज है, लेडीज बिजनेसेस कर रहे हैं, ये बताने का एक और कारण है क्योंकि दूसरे राज्यों में इस तरह का माइक्रो फाइनेंस या जिस तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए गए वो नहीं हुआ है। तो अपनी राज्य के सक्सेस को दूसरे राज्यों की विफलता से वो कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। जब हम लोगों को कहते हैं कि गुजरात में 24 घंटे बिजली मिलती है, 365 दिन मिलती है, तो लोग हमें पूछते हैं हफ्ते में कितने दिन मिलती है। मैं समझाता हूं 365 दिन मिलती है, उनके गले नहीं उतरता है क्योंकि देश का इन्होंने हाल ऐसा करके रखा है कि किसी को भरोसा ही नहीं होता है कि विकास हो सकता है। भाइयों बहनों, यह देश बदला जा सकता है, यह देश में विकास हो सकता है, यह देश में नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन वो वादों से नहीं होता है, इरादों से होता है दोस्तों, इरादों से होता है। पूरे गुजरात के अंदर किसी गांव में चले जाओ, कहते जी सिंचाई के लिए केवल 3 घंटे से 6 घंटे के बीच में बिजली आती है। सिंचाई के लिए और वो भी रात को 2 बजे आती है। सारी रात किसान को जागना पड़ता है। 2 बजे बिजली आती है और एक साथ नहीं आती 6 घंटे, 10 मिनट आ गई फिर चली गई, फिर 5 मिनट आ गई फिर चली गई। किसान सारी सारी रात जाग के अपनी सिंचाई करते हैं। और ज्यादा बड़ी बात यह है 4.5 लाख किसान ऐसे हैं जिन्होंने कई साल पहले बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई करा था, आज तक उनको बिजली के कनेक्शन भी नहीं मिले। बिजली क्या दोगे तुमने, कनेक्शन तक नहीं दिया।
कहते हैं 24 घंटे बिजली आती है, झूठ बोल रहे हैं 24 घंटे बिजली। केजरीवाल जिन गांवों में गए वहां पर कई लोगों की बिजली की एप्लीकेशंस पेंडिंग थी, ये बताया उन्होंने। सच होगा, लेकिन ये भी सच है कि इस राज्य में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, शायद ही कोई और राज्य में इतने सारे रिफॉर्म्स किए गए हों। लेकिन राजनीति में जब कोई क्लेम्स करता है, एक बीजेपी के और नरेंद्र मोदी के कैंपेन में एक ऐसा हवा हुआ है कि वो जो सच है उससे ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं और ऑपोजिशन उनकी सच को झूठा साबित करने में लगी हुई है। मोदी के दावों और उन पर उठ रहे सवालों की यह बहस धीरे धीरे भटकने लगी। चुनाव के करीब आते ही नेताओं के वचन तीखे होते गए और व्यक्तिगत भी। भैया आजकल टॉफी कितने की आती है? 1 रुपए की ना। गुजरात में भैया अदानी जी को 1 रुपए का 1 मीटर जमीन मिलता है। यहां पे आपको 1 रुपए की टॉफी मिलती है, वहां 1 मीटर जमीन मिलती है बड़े बिजनेसमैन को। गुजरात मॉडल नहीं है, ये टॉफी मॉडल है। मैं हैरान हूं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा जा करके गुजरात के मॉडल पे सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। और जो लोग आए दिन मोदी के बाल की खाल उधेड़ने में लगे हैं, क्या उनमें हिम्मत है? कभी पूछा उन्होंने अमेठी का हाल क्या है? मैडम सोनिया जी ने कहा ये मोदी तो अभी चुनाव के नतीजे नहीं आए और अपने आप को प्रधानमंत्री मान बैठा है। मैं जानता हूं एक मां के लिए ये समय कितना कठिन है, मैं जानता हूं। बेटे को तैयार करने के लिए 10 साल इस मां ने कितना कष्ट झेला है, मैं समझ सकता हूं। बेटा कहीं सेटल हो जाए इसलिए मां ने क्या कुछ नहीं किया। एक मां को मैं समझ सकता हूं और इसलिए मां के नाते आपके 10 साल की मेहनत पानी में जा रही है। इसके कारण आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूं। विकास के नारे से व्यक्तिगत आरोपों तक चले चुनावी भाषणों में सांप्रदायिकता का रंग भी मिलाया गया। मुजफ्फरनगर में रायट हुआ, मैं वहां गया, देखो हिंदू से मिला, मुसलमान से मिला, महिलाओं से मिला, बच्चों से मिला और मैंने उनसे पूछा भैया यहां हुआ क्या? हिंदुओं से मिला, मुसलमानों से मिला और दोनों से पूछा भैया यहां हुआ क्या? और उन्होंने मुझे बताया देखिए राहुल जी, यहां हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, यहां लड़ाई करवाई गई है, यहां लड़ाई करवाई गई है, यहां आग लगाई गई है। पिंक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है वो इस देश में गुलाबी क्रांति करना चाहते हैं और गुलाबी क्रांति का मतलब होता है जब पशु काटते हैं और उसका जो मांस का कलर होता है ना, इसको ये पिंक रिवॉल्यूशन कहते हैं। और उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि पिछले वर्ष मटन एक्सपोर्ट करने में हिंदुस्तान ने सबसे ज्यादा कमाई की है। गांव के गांव पशुधन काटा जा रहा है, पशुधन की चोरी हो रही है गांव गांव से। बांग्लादेश में पशु चोरी करके ले जाए जाते हैं। हिंदुस्तान के कई कोने में बड़े बड़े स्लॉटर हाउस बने हैं। जब चुनाव आखिरी लेग में पहुंच गए, आखिरी फेज में पहुंच गए, तो फिर वही बात हर हर मोदी घर घर मोदी वाली बात होने लगी है, पिंक रिवॉल्यूशन वाली बात होने लगी है।
फिर राम राज्य वाली बात होने लगी है। और ये तमाम वो इश्यूज हैं जो इश्यूज लगातार बीजेपी के कोर इश्यूज रहे हैं, वही हिंदुत्ववादी इशू रहे हैं जिसे हम संघ का एजेंडा कहते हैं। चुनाव से पहले लोगों की सबसे बड़ी परेशानी थी महंगाई, इसलिए इस पर भी जमकर राजनीतिक बयानबाजी हुई। महंगाई के लिए कुछ बोले क्या वो? उन्होंने 2009 में कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, हम 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे। और लोगों ने, महंगाई से परेशान मतदाताओं ने उनको बहुत बड़ी मात्रा में मतदान किया, सरकार बन गई। आप मुझे बताइए भाइयों, महंगाई गई? महंगाई गई? महंगाई कम हुई? ऊपर से क्या हुआ? महंगाई। इंदिरा गांधी जी कहती थी रोटी कपड़ा मकान, और आप कहते थे आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। और अब हमने नारा बदल दिया, अब नारा है पूरी रोटी खाएंगे और कांग्रेस को लाएंगे। लोग कहते थे आधी रोटी खाएंगे, तो शाहजादे ने कहा नहीं, अब पूरी रोटी खाएंगे, ऐसा बोलो। 60 साल में कांग्रेस कहां से कहां पहुंची? पहले आधी रोटी थी, अब पूरी रोटी तक पहुंचने में 60 साल लग गए। भैया, आधी रोटी से पूरी रोटी में अगर 60 साल लग गए, तो पेट भर रोटी में और 100 साल लगा देंगे, 100 साल लगा देंगे। क्या आप इंतजार करना चाहते हो? नरेंद्र मोदी बार बार कांग्रेस को ऐसी बातें उठाने का कहते हैं जिससे कांग्रेस का एक पूरा जो उनका जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और सोनिया गांधी तक के उनको ये बताएं कि देखिए देश में एक तरीके से उनके साथ देशवासियों के साथ धोखा हुआ। उन्हें लगा कि गरीबी दूर होगी, गरीबी नहीं दूर हुई और गरीब और भी ज़्यादा गरीब हो गए। उसमें कुछ तथ्य भी है और कुछ उसमें जो नरेंद्र मोदी का एक अपना स्टाइल है उसका भी दखल है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हो रहा है, ये बात सबसे ज़्यादा गौर करने की है। भाइयों बहनों, आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए, आप मुझे चौकीदार बनाइए, चौकीदार। और भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में जाकर के चौकीदार की तरह बैठूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं, आप ऐसा चौकीदार बिठाओगे, मैं हिंदुस्तान की तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। इस देश के खजाने पर किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा मित्रों। और इसलिए मैं चौकीदार के नाते आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपने उनको 60 साल दिए, हमें 60 महीने देकर देखिए, हम तकदीर भी बदलेंगे, तस्वीर भी बदलेंगे। फैशन है आजकल भाई, कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को एक व्यक्ति चलाता है। ये एक सोच है कि भाई मुझे चौकीदार बना दो और भ्रष्टाचार चला जाएगा। बहुत चौकीदार देखे हिंदुस्तान ने, बहुत चौकीदार देखे। अंग्रेजों ने भी चौकीदारी की थी, उठा के फेंक दिया हमने उनको। हिंदुस्तान को चौकीदार की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान की जनता को हक की जरूरत है, अधिकार की जरूरत है। और अगर हमें चौकीदार चाहिए तो हमें हिंदुस्तान के करोड़ों लोग की चौकीदारी चाहिए और किसी की नहीं चाहिए। और कांग्रेस पार्टी यही बात करती है, हम आपको अपने घर का चौकीदार बनाना चाहते हैं, हम आपको अपनी सरकार का चौकीदार बनाना चाहते हैं, एक व्यक्ति को नहीं। नेताओं के चुनावी वचनों का दौर अब खत्म हो चुका है, लेकिन जनता के लिए इन वचनों का मोल क्या है, यह 16 तारीख को सबके सामने होगा।